हेलो दोस्तों, दृष्टि पे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा एपिसोड है वह वीकली करंट अपडेट्स है, जो कि स्पेशल करंट अपडेट्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें पिछले एक हफ्ते की हम सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को शामिल करेंगे, जो परीक्षा के लिहाज से या विभिन्न स्टेट की परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए उन खास घटनाक्रम और खबरों पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं हमारे सवालों को। आज के एपिसोड का हमारा पहला सवाल है, इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C-53 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शंस है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। यानी अभी हाल ही में इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को ले जाने वाले PSLV C-53 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका जो लॉन्चिंग है वह कहाँ से हुआ है? श्रीहरिकोटा से हुआ है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि यह जो PSLV C-53 है ये कितने पेलोड लेकर गया है? तो यहाँ पे 3 पेलोड लेकर यह गया है। यदि बात करते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तो चूंकि भारत में अर्निंग के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब हम दूसरे देशों के जो उपग्रह है उन्हें लॉन्च करते हैं तो इससे हमारे जो ये संस्था है इसरो, उसे आय प्राप्त होती है। इस तरह यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था यह ऑप्शन सी था, यानी सिंगापुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में किस देश ने पूर्वी यूक्रेन के 2 अलगाववादी गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है? ऑप्शन है सीरिया, ईरान, इराक या जॉर्जिया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सीरिया। यानी उन 2 अलगाववादी राज्यों को या देशों को, गणराज्यों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए या मान्यता देने के लिए जिस देश ने अभी हामी भरी है उसमें सीरिया शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि यह पहला देश है जिसने इन 2 राज्यों को मान्यता दे दी है। इससे पहले हालांकि रूस ने भी उन्हें कुछ मात्रा में, कह सकते हैं कि इस बात के लिए वह तैयार हो गया था कि वे अब स्वतंत्र हो गए हैं। यदि उन दोनों देशों की बात करें कि वे 2 देश कौन से हैं, तो इसमें है डोनेस्क, जिसे डोनेस्क के रूप में भी जाना जाता है, डोनेस्क भी कहा जाता है, और दूसरा है लुहांस्क, जिसे लुहांस्क या लुगैंस्क के रूप में भी जाना जाता है। यानी विभिन्न नामों से इसे संबोधित किया जाता है। इन दोनों देशों की चर्चा हुई थी, जिसे अभी किसने मान्यता दी है? सीरिया ने। और यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? क्योंकि ऐसे सवाल पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन से मलेशिया, वियतनाम, अंगोला या फिलीपीन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, फिलीपीन। यानी फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। अभी हाल ही में इनका चुनाव किया गया है। और फिलीपींस की राजधानी कहां पर है? मनीला, जहां पर इनका शपथ समारोह भी संपन्न किया गया है। इससे पहले लगभग 36 वर्ष पहले इनके पिताजी को इस देश के जो सेना अध्यक्ष थे और सेना ने मिलकर सत्ता से बेदखल कर दिया था। यदि बात करें कि उनके पिताजी का नाम क्या था, तो फर्डिनेंड मार्कोस उनके पिताजी का नाम था। और इन्हीं के बेटे आज 36 वर्ष बाद इस देश के वापस से राष्ट्रपति बन गए हैं। किस देश के? फिलीपींस। यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, भारत ने ओडिशा तट के पास से किस मानव रहित विमान का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन है शक्ति, अभ्यास, तेजस्विनी या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभ्यास। यानी भारत ने अभी हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से, या चांदीपुर के पास जो उसका तट है, उससे अभ्यास का एक स्वदेशी रूप से विकसित यह विमान है जो मानव रहित, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यदि बात करते हैं कि अभ्यास की डिजाइन किसने की है और इसे किसने विकसित किया है, तो इसका आंसर है DRDO। यानी DRDO ने मानव रहित जो विमान है इसका डिजाइन किया है और इसे विकसित किया है। यदि सवाल के मुताबिक देखें कि इसका परीक्षण जो अभी ओडिशा तट से हुआ है तो किसका किया गया है, नाम पूछा जा सकता है, आंसर होगा अभ्यास। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, किस राज्य द्वारा 15 जुलाई को पुनः डिजाइन किया गया वेब पोर्टल स्किल कनेक्ट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, गुजरात या कर्नाटक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। यानी कर्नाटक के ही अभी एक फिर से रीडिजाइन किए हुए वेब पोर्टल स्किल कनेक्ट को लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने के पीछे मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है वहां के युवा वर्गों को या वहां के लोगों को स्किल प्रदान करके वहां पर रोजगार आदि के अवसर को बढ़ावा देना। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी,
कर्नाटक। और यदि पूछा जाए कि इसका जो लॉन्चिंग है इसके बाद इसे कौन सा विभाग वहां पर देखेगा, तो उसका जो स्किल डिपार्टमेंट होगा या स्किल को बढ़ावा देने के लिए जो विभाग बनाया गया है वह वहां पर इसकी पूरी देखरेख करेगा। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक ने ही स्किल कनेक्ट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। यदि बात करें कि यह पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, तो इस पोर्टल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है क्योंकि हम युवाओं को स्किल तो कर देंगे, यहाँ वहां के युवा वर्ग को स्किल तो कर देंगे, लेकिन स्किल युवा वर्ग को भी एक नौकरी या कुछ ऐसे काम की जरूरत होगी जिससे वे आय का अर्जन कर सकें। तो यह जो ऐप है वह सेतु के रूप में काम करेगा। कैसे? उद्यमियों, उन उम्मीदवारों के लिए जो नौकरी चाहते हैं और उन नियोक्ताओं के लिए जो अपने लिए नए नए उम्मीदवारों की खोज कर रहे हैं। यानी नई नौकरी के उम्मीदवारों के बीच में एक सेतु के रूप में काम करेगा यह ऐप। और किसके लिए है ये? उन नियोक्ताओं के लिए जो उम्मीदवारों को ढूंढ रहे हैं। यानी ऑप्शन डी कर्नाटक इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, बेंगलुरु बिजली कंपनी बेस्कॉम ने बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? ऑप्शन है ईवी मित्र, ईवी साथी, ईवी स्टेशन या चार्जिंग पॉइंट। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए ईवी मित्र। यानी बेंगलुरु में जो बेस्कॉम कंपनी है, बेंगलुरु की बिजली कंपनी है, उसने ईवी मित्र नामक एक ऐप को विकसित किया है। ये ईवी मित्र उस इलाके में जो भी चार्जिंग स्टेशन है उनके बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा आप उस ऐप के जरिए पहले से भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। उस ऐप के जरिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं बेस्कॉम वहां पर प्रदान करेगा। बेस्कॉम बेंगलुरु में यदि पूरे कर्नाटक की बात करें तो लगभग 1000 से भी अधिक स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन बनाने की वहां पर तैयारी कर रहा है। अभी वर्तमान में बेंगलुरु में 136 चार्जिंग स्टेशन हैं जो कार्यरत हैं और जल्दी ही इन्हें फिर से शुरू करने की बात चल रही है। यदि बात करें कि अभी आज यानी 2 जुलाई को बेंगलुरु में कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो वह कार्यक्रम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति जागरूकता अभियान से संबंधित है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड रैली आदि का आयोजन किया जा रहा है, जो कहां पर आज ही किया जा रहा है, बेंगलुरु में 2 जुलाई को। तो इस सवाल के मुताबिक हमारा सही जवाब हो जाएगा ईवी मित्र। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की पैठ का पूर्वानुमान शीर्षक से किसने रिपोर्ट पेश की है? ऑप्शन है नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विश्व बैंक या भारतीय मानक ब्यूरो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए नीति आयोग। यानी अभी हाल ही में नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की पैठ का पूर्वानुमान शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने भारत में आने वाले समय में कैसे इलेक्ट्रिक वाहन पूरे मार्केट में अपनी कब्जा करेंगे या कब तक भारत ऐसे देश के रूप में शामिल हो जाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पर्यावरण आदि को कम किया जा सके। तो इससे संबंधित उन्होंने यह रिपोर्ट पेश की है। यदि 2024 तक जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं या जो इससे संबंधित वाहन हैं उन्हें वापस नहीं लिया गया, इससे संबंधित जो भी नीतियां हैं उन्हें वापस नहीं लिया गया, तो ऐसा एक आम अनुमान लगाया गया है जिसे सामान्य रूप से देखा जा सकता है कि भारत 2026-27 तक उन्होंने कहा है कि वर्ष 2026 या 27 तक लगभग 100% मार्केट में अपने ईवी इलेक्ट्रिक वाहनों को उतार सकता है। लेकिन यह एक सामान्य बात कही गई है। इसके अलावा एक और बात में उन्होंने कहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष 2030 तक भारत लगभग 70 से 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वह मार्केट में उतार दे। चूंकि यह सामान्य धारणा थी जो कि बहुत ही ऊपरी लेवल पर उन्होंने इस बारे में बात कही थी। यह बात एकदम संभव है कि हो सकता है कि वर्ष 2030 तक भारत 70 से 80% तक इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? नीति आयोग ने। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? यह खबर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन है राजेश्वर राव, राकेश सरवाल, परमेश्वरन अय्यर या शेखर बोनस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जी को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। अमिताभ कांत जी ने अभी 30 तारीख को ही इस्तीफा दे दिया है, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। इन्हें कब तक के लिए नियुक्त किया गया है? तो 2 वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पहले हो उस समय के लिए इन्हें नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और पिछले वर्ष 30 जून 2021 को अमिताभ कांत जी का जो समय कार्यकाल था उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और यदि बात करें कि वर्तमान में कौन सीईओ है, तो ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है,
दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 2.0 कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या चेन्नई? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। यानी हैदराबाद में अब दुनिया के सबसे बड़े नवाचार परिसर टी हब 2.0 को खोले जाने की बात की जा रही है, वहां पर इसकी शुरुआत की जा रही है। वर्ष 2014 में जब तेलंगाना एक नया राज्य बना था, उसके बाद से ही वहां पर बहुत सारे ऐसे हब के शुरुआत करने की बात चल रही थी, ताकि वहां पर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आदि को बढ़ावा दिया जा सके। वहां की मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो हैदराबाद है और राज्य है, वह जल्दी ही इनोवेशन टेक्नोलॉजी के रूप में एक नया हब बन जाएगा और एक पूरे क्षेत्र को वहां पर विकसित किया जाएगा, जहां पर प्रौद्योगिकी से संबंधित जो चीजें होंगी या इनोवेशंस होंगे, जो भी नवाचार होंगे, वह किए जाएंगे। यानी यदि बात करें कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी, हैदराबाद इसका सही जवाब है। इसे बनाने की बात कब की गई थी? तो वर्ष 2015 में इसे बनाने की बात की गई थी और अब इसका यहाँ पर इसकी जो है शुरुआत की जा रही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 वर्ग मीटर का भारी थ्रो करके कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 89.94 वर्ग मीटर का भाला फेंककर एक नया रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने अपने ही जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है उसे तोड़ दिया है। यदि बात करें कि इस लीग में उन्होंने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ऑप्शन बी यानी दूसरा स्थान उनका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 जून, 28 जून, 29 जून या 1 जुलाई। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 जून। यानी पूरे भारत में सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों द्वारा इसका आयोजन भी किया जाता है। सांख्यिकी दिवस की बात करें तो इसे क्यों मनाया जाता है, तो भारत में बहुत ही प्रमुख व्यक्ति पीसी महालनोबिस थे, जो सांख्यिकी के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर ही सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि डेटा काफी महत्वपूर्ण है और सटीक डेटा, इसके जो अनुमान है, इसके बारे में जो डाटा है, इसे एकत्रित करके आप हर राज्य या देश के लेवल पर नई पॉलिसीज तैयार करते हैं। इसलिए डेटा का जो महत्व है उसकी ओर उन्होंने अग्रसर किया था और उसके महत्व पर जोर दिया था। इस वजह से भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 29 जून। यहाँ पर यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का इस वर्ष का जो थीम था वह क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतत विकास के लिए डेटा। यानी इस वर्ष इस दिवस का थीम सतत विकास के लिए डेटा रखा गया था। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, किस राज्य ने वर्ष 2020-21 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहली रैंकिंग हासिल की है? गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में है। किस वर्ष के? वर्ष 2020-21 के सवाल है कि किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। यानी आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इसमें गुजरात है, वहीं तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है और चौथा स्थान यहाँ पर तेलंगाना ने हासिल किया है। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है, आप बताएं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वह कौन जारी करता है? इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में मार्केट में कैसी स्थिति है राज्यों की, इसके लिए भी एक आकलन प्रस्तुत किया जाता है। इस आकलन को विश्व बैंक भारत की तरफ से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा उसे जारी किया जाता है, जिसमें अभी हाल की जो मुख्य खबर है वह यह है कि भारत में पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वजह से यह काफी महत्वपूर्ण है। यदि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए गोल कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया है कि यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेटा, जो कि फेसबुक का ही एक संस्करण या नाम माना जा सकता है। तो यह मेटा की एक संयुक्त पहल है, किसके साथ? भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ
यह इनकी संयुक्त पहल है। किससे जुड़ी है? तो ये जनजातीय जो क्षेत्र हैं, जनजातीय इलाके हैं, वहां पे जो युवा वर्ग है उनके स्किल के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए, ताकि वो डिजिटली रूप से सक्षम हो सके, डिजिटली रूप से प्रशिक्षित हो सकें और अब जो उद्यम है उसमें अपना सहयोग आदि दे सकें। इस वजह से किसकी शुरुआत की गई है? गोल कार्यक्रम की। और यह गोल कार्यक्रम का दूसरा चरण है, यानी दूसरा इस कार्यक्रम का जो दूसरा चरण है इसे ही, यदि बात करें कि गोल का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, GOAL, गोल, तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, जो कि गोल ही कार्यक्रम है, इसका फुल फॉर्म रखा गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेटा यानी फेसबुक। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, हाल ही में यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल, मिस्र, जॉर्डन या सीरिया? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, इजराइल, यानी यार लैपिड अभी हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं और किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर है, साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2021 का बहुचर्चित सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? ऑप्शंस है जगन्नाथ शर्मा, रामदरश मिश्र, सुरेश ऋतुपर्णा या इसमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान इस वर्ष ऑप्शन बी यानी रामदरश मिश्र जी को दिया गया है। रामदरश मिश्र जी को यदि बात करें कि इस सम्मान में क्या क्या शामिल है, तो इसमें 15 लाख की राशि शामिल है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी भेंट में दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाता है, तो यह भारत की जो संविधान की अनुसूची 8 है उसमें जो भाषाएं शामिल हैं उन सभी भाषाओं में उत्कृष्ट रचना के लिए, उत्कृष्ट कृति के लिए पिछले 10 वर्षों में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है, इसके लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष उनको यानी रामदरश मिश्र जी को यह सम्मान प्रदान किया गया है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस कृति के लिए प्रदान किया गया है, तो इनकी जो रचना थी इस वर्ष, मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए उन्हें यह प्रदान किया गया है। क्या? सरस्वती सम्मान। और यह भी पूछा जा सकता है कि सरस्वती सम्मान किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। तो इस सवाल के साथ हमारे आज के सेशन को विराम दीजिए। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।